हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तैयारी जोन में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं क्योंकि यूपी पीसीएस में अगर हम देखें कि यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर का कितना इम्पोर्टेंट है, तो यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर से अगर हम देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यह हम 2018 का पेपर स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से 2018 से 2024 तक पेपर करवाएंगे, उसके बाद में रिवर्स में कराएंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर यहाँ से कराया जाएगा। तो आज हम 2018 से का पेपर शुरू करते हैं क्योंकि 2018 से पेपर यूपी पीसीएस का पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और वही अगर हम देखें तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का है और 15 क्वेश्चन मिसलेनियस का है। तो ये कुल मिलाकर अगर 45 और ये अगर यहाँ 25 देखें तो 70 क्वेश्चन तो यही आ जाते हैं। लगभग में देखें तो 45% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेटजी ये हो कि कॉस्ट बेनिफिट कहाँ ज़्यादा देगा, क्योंकि अगर हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि अब एग्ज़ाम का बचा हुआ है लगभग 20 दिन और 20 दिन में दिन बचा हुआ है। और अगर 20 दिन में हम लोग 20 पेपर कर लेंगे प्रीवियस ईयर, तो यहाँ से अच्छा खासा वेटेज है। और वहीं अगर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन रिपीटेड ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। प्रीवियस ईयर में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट के, तो हम लोग प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे और प्रीवियस ईयर को इस तरह तैयार किया जाए कि अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए, जितना अगर रिपीट किया है वहाँ से 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, तभी यूपी पीसीएस का प्री निकलता है। ऐसे नहीं निकलता है कि अगर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो अगर छूटता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो हम लोग का यही स्ट्रेटजी होगा कि प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर, क्योंकि दोनों मिलाकर 45 से 50% यहाँ से आते हैं, तो हम लोग का फोकस यही होना चाहिए। तो हम लोग फिर आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और ये हमारा आयोग से ही डाउनलोड किया गया पेपर है। अभी एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट जो है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। बोला है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। हाँ, बात सही है, अनुवाद किया गया है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें शमा कहा जाता था, के शौकीन थे। ये भी बात सही। लेकिन इसमें जो लिखा है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो सही तो दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर बी होगा। अब वही अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखें, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अब आप लोग इसका आंसर सोचिए कि सारनाथ लेख है या बेशनगर लेख है, अयोध्या लेख, हाथी गुम्पा लेख। तो इसको आप सोचिए। तो इसका जो होगा आंसर अयोध्या अभिलेख है। ये अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। वही सारनाथ लेख अगर देखें तो ये वाराणसी में है। बेशनगर देखें विदिशा है, हेरोडोटस के बारे में बता रहा है। वही हाथी गुम्पा अभिलेख उड़ीसा में है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बोला है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। यह चकला क्या है, मतलब चकला किसके लिए प्रयोग हुआ? परगना के समनार्थी था, सरकार के समनार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समनार्थी नहीं था। उपलिखित में से कोई भी नहीं। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ये आप लोग सोचकर बताइए। तो इसका आंसर होगा सी।
इसका आंसर होगा सी। अब यहां देखें, ये जो इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो ये शाहजहां के समय का था, तो ये शाहजहां के समय का था। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के, हाँ, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? मतलब जो मराठा सुरक्षा के लिए मतलब मराठा साम्राज्य जो सुरक्षा के लिए कर वसूलते थे, राजस्व लेते थे, वो किस रूप में लेते थे? तो वही लिखा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता? तो ये चौथ था, चौथ था। मतलब चौथ जो होता था 1/4 लिया जाता था, 1/4 लगभग ये 25%। वही सरदेश मुख अगर देखें तो ये 10% लिया जाता था। अच्छा, ये जो चौथ होता था, यहाँ ये होता था कि मराठा सम्राट जो है वो दूसरे राज्य में लूटपाट न करे, उसके बदले में 1/4 लिया जाता था चौथ। अब वही जो सरदेश मुखी था वो 10% लिया जाता था, सरदेश मुखी 10% लिया जाता था, और इसका ये सुरक्षा की गारंटी देती थी कि कोई अन्य राजा आक्रमण न करे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब देखें, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसको सोच के बताइए कि हमीदा बानो बेगम है, सलीमा सुल्तान है, जीजी अंगा है, महामंगा है। अब इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर होगा महामंगा। अगर आपने जोधा अकबर फिल्म देखा होगा तो जो अकबर का रोल है लिया है ऋतिक रोशन ने, तो वहां महाअंगा के बेटे का हत्या किया था, तो वही महाअंगा है। इन्होंने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब वही देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब स्थान ये दिया हुआ है और नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। तो संभलपुर सुरेंद्र साई, गंजाम राधा कृष्ण दंडसेना, कश्मीर गुलाब सिंह और लखनऊ लियाकत अली। इसका आंसर बताना है। तो अगर देखें तो ये भी सही लगा हुआ है, संभल सुरेंद्र साई, गंजाम राधा कृष्ण ये भी सही हुआ है, कश्मीर गुलाब सिंह थे, और लखनऊ यहां क्या पूछा है कि सही नहीं। तो ये लखनऊ, क्योंकि लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। अब वहीं अगर लियाकत अली को देखें तो ये कहां से थे? प्रयागराज, या वर्तमान में प्रयागराज या इलाहाबाद। तो कहां लियाकत अली कहां से थे? इलाहाबाद से। और लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। तो आंसर हमारा डी सही हुआ, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सही नहीं। अब फिर देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां भी पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं। तो अब इसको सोचकर बताइए आंसर। देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्या। अब इसका आंसर सोचो। तो ये सही है, शंकरदेव ये सही था, देवगिरी का राजा शंकरदेव थे। अगर आप याद करेंगे कि तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में वही रामचंद्र ये भी देवगिरी का ही राजा थे, रामचंद्र। होयसलकर वीर बल्लाल थे और वीर पांड्या मदुरा के थे। अब इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। तो ये हमारा आंसर सही है। ये
जो रामचंद्र थे ये भी देवगिरी के ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, ये आप लोग को इसमें ये भी करना है कि जितने भी टेस्ट करें उसमें ये देखें कि हमारा कितना सही जा रहा है, और जो क्वेश्चन का आंसर ना पता हो उसको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसको रिवीजन करिए, तभी ये 100% प्रीवियस ईयर तैयार होगा। तो अब अगर हम देखें मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर, अहमद शाह, इनका एक क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन थे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो अगर हम लोग यहाँ पकड़े तो जहांदार शाह का अगर देखें तो 1712-13 में था। उसके बाद में मोहम्मद शाह अगर देखें तो 1719 से 1748, और यहाँ अगर अहमद शाह देखें तो ये 1748 से 1756 शायद था, और आलमगीर अगर देखें तो 1756 से 1759 के आसपास। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, जहांदार शाह, क्योंकि 1712 से 1713, तो जहांदार शाह ये एक ही ऑप्शन में आपको मिल गया। अगर जहांदार शाह के बारे में पता होता तो ये आंसर निकल जाता है। अब वो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये काफी आसान क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? अब अगर यहां देखें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटरेखा अगर देखें तो ये अपना गुजरात है, सबसे लंबी तटरेखा इसी की है। अगर वही हम देखें तो सेकंड नंबर पे ये है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? अब जैविक आपदा, तो जो आयोग ने माना था आंसर इसका, खैर आप लोग सोचिए, तो आयोग ने माना था गोमती नदी। और ऐसे भी अगर अब कॉमन सेंस पे यमुना है, लेकिन आयोग ने गोमती नदी इसका माना है आंसर। अब यहां देखेंगे हम लोग, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है? अब ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। शिवराय है, बिलीगिरिंगा है, जवादी है, मलमल्ला है। तो ये यहां अगर आप लोग देखेंगे तो ये आंसर, इसमें कोई भी जवाब सही नहीं है, क्योंकि ये जो विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर है ये कहाँ है, तिरुमला पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? तिरुमला पहाड़ी पर है, ये तिरुमला पहाड़ी पर है। इस वजह से इसमें से कोई आंसर नहीं होंगे। अब फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 देखें, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? ये बताइए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट स्तर का है। पहला ऑप्शन दिया है प्लेओसीन, दूसरा दिया है पैलोसीन, सी में दिया है प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, और डी का दिया है ओलिगोसीन। तो इसका आप लोग आंसर सोचकर बताइए। तो इसका आंसर होगा प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। वहीं भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? अब इसमें पूछा है कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। तो अगर यहां हम देखें तो गोदावरी पश्चिमी घाट से नहीं निकल, गोदावरी पश्चिमी घाट से ही निकलती है, और यहां पूछा है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो वहीं देखें कावेरी भी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तापी या ताप्ती।
देखिए वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, मतलब वैश्विक गांव, द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन, ग्लोबल विलेज किस पे बेस्ड है, आधारित है, तो सामाजिक विकास पे, राजनीतिक विकास पे, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब अगर यहाँ हम लोग देखें तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास कैसे होगा, तो परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर होगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का आंसर होगा परिवहन एवं संचार का विकास। वहीं देखें निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दूध का उत्पादन औसत वार्षिक उत्पादन का सर्वाधिक है, मतलब यहाँ पूछा है कि प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, मतलब एक गाय एक वर्ष में औसत कितना दूध देती है, वो किस देश में सबसे ज्यादा देती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है। अच्छा वर्तमान में भी यही आंसर है, ये तो 2018 का पेपर है लेकिन वर्तमान में भी यही है। तो ए ऑप्शन में नीदरलैंड, बी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, सी में डेनमार्क, डी में भारत। वही इंग्लिश अगर हम देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काउ, तो नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, इंडिया। तो यह हम लोग का आंसर होगा डेनमार्क। अब वही देखें फिर यह अपने सेंसस से है क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो ए रामपुर, बी बलरामपुर, सी श्रावस्ती, डी बहराइच। तो अब इसका आंसर आप लोग को बताना है। इंग्लिश पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस, ए रामपुर, बी बलरामपुर, सी श्रावस्ती और डी बहराइच। तो इसका आंसर हम लोग क्या होगा श्रावस्ती, मतलब नीचे से पहला स्थान श्रावस्ती, उसके बाद में बहराइच सेकेंड, नीचे से फिर थर्ड बलरामपुर है। वही क्वेश्चन नंबर 17 देखें, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं, शरीफा की हैं, संतरा की हैं, अमरूद की हैं या अंगूर की हैं। आप लोग को आंसर बताना है। पूछा है द सुल्ताना, गुलाबी एंड काली चंपा varieties in different regions of India are varieties of which of the following major fruits, custard apple, orange, guava, grapes। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा अंगूर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर इन इंडिया। तो अब बताना है कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ए पे तमिलनाडु, बी गोवा है, सी केरल है, डी महाराष्ट्र है। तो आप लोग को इसका आंसर बताइए। अच्छा आप देखें 2018 के समय में इसका आंसर केरल था, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो काली मिर्च में अब कर्नाटक हो गया है। कर्नाटक सबसे ज्यादा 45% का उत्पादन करता है, लेकिन इलायची में अभी भी केरल ही है जो 58% का उत्पादन करता है, और अगर ओवरऑल भी मसाला में देखें तो केरल है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा केरल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज और सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग मिलान करिए। यहां बोला है स्टेट एंड हाईएस्ट पीक, केरला
उसके सामने डोडा बेट्टा नागालैंड, नंदा देवी उत्तराखंड, अनाईमुडी तमिलनाडु, सारामती। अब आप लोग को मिलाइए। अब देखिए केरल का अगर देखें तो अनाईमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर की ऊंचाई है। वहीं अगर हम देखें नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का है सारामती। वहीं अगर उत्तराखंड का हम देखें नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में अगर देखें तमिलनाडु का डोडा बेट्टा है जो 2637 मीटर है की ऊंचाई है। वही नंदा देवी की है 7275 मीटर है। तो अब आंसर यहां से निकल आएगा कि केरल ए का 3, तो ए का 3 में यही ऑप्शन है, बी का 4 सारामती, सी का 2 उत्तराखंड का नंदा देवी और डी का पहला तमिलनाडु का डोडा बेट्टा। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, सी हुआ। अब देखें हम लोग निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। अब विश्व का आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन है, और ये वर्तमान में भी ये आंसर सही होगा। अगर वर्तमान में भी पूछे कि विश्व का आयोडीन उत्पादक देश कौन सा है, तो ए ऑप्शन में दिया जापान, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में चिली और डी में चीन। वहीं इंग्लिश में अगर देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड, ए में जापान, बी में यूएसए, सी में चिले और डी में चाइना। तो इसका आंसर सी होगा, चिले। अब यहां देखें क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात पूछा है, दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम है। अब शिशु लिंगानुपात अगर दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम कहां है, तो ये अपना आंसर क्या होगा, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो है 879, ये हरियाणा का सेक्स रेशियो है, क्योंकि हरियाणा सबसे डेवलप स्टेट होते हुए वहां सेक्स रेशियो सबसे कम है। अब वहीं देखें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या किसकी सर्वाधिक है। तो ग्रामीण जनसंख्या ए में मध्य प्रदेश है, बी में महाराष्ट्र है, सी में पंजाब है और डी में उत्तर प्रदेश है। तो इसका वही इंग्लिश अगर देखें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी उत्तर प्रदेश। अगर वही हम देखें तो ये लगभग में 77% जनसंख्या ग्रामीण में उत्तर प्रदेश की रहती है 2011 के सेंसस के अनुसार, कि राउंड फिगर है, ऐसे लगभग 77.7% है। अब निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ए 1 नंबर पे पहला सरीसृप, सेकंड है पहला कीट कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इन्हें एक क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा था, फिर कौन था, फिर कौन था। वो इंग्लिश अगर देखें कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट इंसेक्ट्स, शेलेड एनिमल्स, फर्स्ट मैमल्स। Arrange the above events in the chronological order of their origin on the earth and select the correct answer from the codes given below। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन था, तो कवच वाला, तो ये हमारा पहला हो जाएगा, इसका मतलब फिर सबसे पहले पे रहेगा और हम लोग का आंसर भी वहीं से निकल गया है। ये
सेकेंड अगर हम लोग देखें तो पहला कीट, वही थर्ड अगर देखें तो फर्स्ट रेप्टाइल्स या सरीसृप, और फोर्थ में मैमल्स या स्तनधारी। तो हम लोग अगर देखें तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो हम लोग का आंसर सी सही हुआ। अब यहां आंसर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि? नहीं। आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानव विकास। तो इसका अगर हम लोग इंग्लिश देखें, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट sacrificing people's comfort in the present is the definition of which of the following concepts? ठीक, तो इसका आंसर क्या है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ, बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर कौन सा होगा? संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहां देखो डेट से क्वेश्चन पूछा है, और ये इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस से हर साल 2023 में तो 6-7 पूछा था डेट से, लेकिन हर साल अगर औसत इसका देखे तो 1-2 पूछता है डेट से। पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? अब इन लोग इसको तुम लोग को सोच के बताना है कि कब मनाया जाता है। अब आप लोग 5 जून को बारे में भी बताइए कि क्या मनाया जाता है। अगर हम लोग देखें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वही 5 जून को अगर देखें तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। वही विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगर वही हम लोग देखें 16 अक्टूबर को, तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन अगर हम लोग आगे देखें तो निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? Which of the following fixes the poverty line in India? तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, प्लानिंग कमीशन या नव नीति आयोग। तो इसमें देखें, ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी योजना आयोग या अब नीति आयोग। तो क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो ये इसका आंसर होगा योजना आयोग। अब वर्तमान में नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अरविंद पंगरिया। फर्स्ट उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष।
तो ये हमारा नीति आयोग से रिलेटेड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? महाराष्ट्र, ए, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। वही इंग्लिश अगर देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स। तो आप लोग आंसर इसका बताइए। तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, लेकिन अगर वही स्टेट हाईवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान में? तो महाराष्ट्र है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स किससे संबंधित है? क्योंकि आयकर से, आयकर डायरेक्ट टैक्स के मतलब होता है जो हम जाके डायरेक्ट सरकार पर जमा करते हैं, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मान के चलिए जीएसटी, हम कोई सामान लिए, उस सामान पे ऑलरेडी टैक्स लगा है तो हम दुकानदार को देते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब वही क्वेश्चन नंबर अगर देखें 29, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड एट एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। अब इसका मुख्यालय बताना है कि ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है, और या अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई। तो इसका अगर हम देखें मुख्यालय तो एम्स्टर्डम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एबीसी इंडेक्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए कृषि, बी संचार, सी स्वास्थ्य और डी शिक्षा। तो ये उस टाइम करंट था, तो अगर इसका आंसर जो होगा स्वास्थ्य होगा। अच्छा, यहां से हम लोग को एक आइडिया लगेगा कि करंट किस टाइप का पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आ गए। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेशा के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो इनका जो डेटा था 2018 में, तो ये 55% था। ये भी उस टाइम का करंट है, और आज भी 55% से ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखें, तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? वही देखें इंग्लिश में, तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट? तो 32 में ए स्मॉग, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी फ्लाइज। द्वितीय प्रदूषण का मामला ये होता है कि वो दो पोल्यूटेंट से मिलकर बना हो, मतलब अपने प्राइमरी फॉर्म में ना हो, कि जिस तरह वो बन के निकलता हो। तो इसका आंसर बताना है आप लोग को, वही इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉग। स्मॉग किससे बनता है? स्मॉग प्लस फॉग, ये दोनों से मिलकर क्या बनता है? स्मॉग। वही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वही कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वही फ्लाई ऐश, जो छोटे छोटे एक कण होते हैं फ्लाई ऐश। अब क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखें, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में जिसमें प्रजातीय विविधता काफी अधिक होती है। अब ये क्वेश्चन ए में है गहरे समुद्र, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी कोरल रीफ और डी मरुस्थल। वही इंग्लिश देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन पहले है गहरे समुद्र, पहले में दिया है गहरे समुद्र, जो होगा ही नहीं। अगर वही देखें मरुस्थल, यहां भी ज्यादा नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत चरम जलवायु होती है और गहरे समुद्र तक
सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से यहाँ इकोसिस्टम बहुत कम होता है। अब वही बी और सी, तो बी और सी ये बुक में दोनों दिया है, ये दोनों का इतना कोई मेजरमेंट नहीं है कि इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, तो इसका आंसर तो ऐसे होना चाहिए बी एंड सी दोनों। लेकिन अगर हम लोग आंसर की तरफ जाएंगे कि कौन सा होगा, तो यह कोरल रीफ, क्योंकि यहां बोल दिया है रिलेटिवली, सापेक्षता, लेकिन इसका आंसर जनरली बी और सी होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन को शायद यूपी बीसीएस ने आंसर दोनों को माना था, तो लेकिन अगर किसी एक को चूज करना हो तो कोरल रीफ पे जाएंगे, ना तो इसका आंसर दोनों होंगे, बी और सी। अब देखेंगे निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता। अब इसमें बताइए कीटों से कौन प्राप्त नहीं होता। Which of the following is not obtained from insects? रेशम, शहद, लाख, मोती। सिल्क, हनी, लैक, पर्ल। तो ये भी कीट से प्राप्त होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। शहद मधुमक्खी, लाख भी कीट से, तो ये भी नहीं, तो मोती। अब मोती अगर देखें तो किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, जो मोती होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखें तो निम्नलिखित में कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो अगर हम देखें श्रवण क्षमता, तो श्रवण क्षमता 20 डेसिबल से लेकर 20,000 डेसिबल होता है। श्रवण क्षमता कितना होता है, 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल तक होता है। तो इसका मतलब 10 तो अपने आप नहीं होगा आंसर, क्योंकि उससे नीचे हम सुन ही नहीं पाएंगे, और जबकि वृक्ष के पत्ता का सुनाई देता है। अब यहां देखें तो लगभग ये जेट उड़ान होता है, काफी आवाज वाला होता है, ये भी नहीं होगा। तो और ये भी एक लाउड स्पीकर के बराबर इसका भी होता है, वो भी सरसराहट नहीं होता, ये भी चला जाएगा। तो आंसर इसका बी आया कि 20 डेसिबल होगा। तो हम लोग का 35 का आंसर 20 डेसिबल होगा, जबकि कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन यहां हम लोग ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो 20 ही रहेगा। अब वही देखें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। अब ये COP21 अगर देखें तो कहाँ हुआ था, मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में, टोक्यो में। वो इंग्लिश देखें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज COP21 वाज हेल्ड इन मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो। अच्छा ये COP21 जो होता है तो ये कौन सा COP होता है, यूनाइटेड नेशन UNFCC होता है, UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। तो ये कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। वही अगर आप देखेंगे तो पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए बाहर हो गया था, यूएसए बाहर हो गया था पेरिस एग्रीमेंट से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। यही देखें व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड, तो कब हुआ था इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो 2008। वही देखें क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र अगर हम देखें बेसिक आइडिया तो वही स्थिर होगा जहां क्लाइमेटिक कंडीशन ज्यादा चेंजिंग ना हो, लगभग स्थिर बना रहे। तो वही देखें ए ऑप्शन में सागरीय महासागर, बी में देखें वन, सी में देखें पर्वतीय, और डी में देखें मरुस्थलीय। वही इंग्लिश में देखें मैरीन, ओशियन, फॉरेस्ट, माउंटेन, डिजर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा,
क्योंकि पानी बहुत कम चेंजिंग होता है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। तो आंसर ए। वही देखें क्वेश्चन नंबर 39, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ये कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। वही इंग्लिश देखें, incinerators are used for which of the following? burning waste, putting waste into them। सी में देखें फॉर कटिंग ग्रीन ट्रीज, डी में देखें फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। वही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग अब 40 पे आ जाएं, कि हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो हरित गृह प्रभाव ए ऑप्शन क्या गया? वैश्विक ताप में वृद्धि। बी ऑप्शन में क्या दिया? वैश्विक ताप में कमी। सी में क्या है? सागर जल के ताप में वृद्धि। और डी में क्या दिया है? नदियों झीलों के ताप में वृद्धि। वहीं अगर देखें हम इंग्लिश में तो इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, बी में देखें डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, सी देखें तो इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर, और डी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स। अब इसका अगर हम समझे कि ग्रीन हरित गृह प्रभाव क्या है, तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि ठंडे इलाकों में पहले शीशा का घर बनाया जाता है, ठंडे इलाकों में ग्लास का घर बनाया जाता है, ग्लास का घर। तो यहाँ क्या होता है, इस वजह से ठंडे इलाके कि वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। तो होता क्या है कि सूरज की रोशनी यहाँ लॉन्ग शॉर्ट वेवलेंथ आती है। जो सूरज की किरण जो कैसी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब लघु तरंग दैर्घ्य। और जब ये आया तो यहां से वापस नहीं जा पाती है, और जो वापस जाती है शॉर्ट वेवलेंथ जो आती है, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाती है। तो इसके अंदर गर्मी बनी रहती है। वापस कैसे जाती है? लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ मतलब दीर्घ तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में वापस जाती है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में वापस जाती है। तो अब इस वजह से क्योंकि जितना आया उतना ऊर्जा वापस नहीं गया, तो यहां गर्मी बना रहता है। तो यहां गर्मी बना रहता है। अब गर्मी जब बना रहेगा तो यहां ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए आसान हो जाता है। इसी वजह से यहां जो हरित गृह प्रभाव लिया गया है, तो इसका कंसेप्ट ही वैश्विक ताप में वृद्धि से लिया गया, क्योंकि यहां ताप में वृद्धि कर देता था। तो यही हरित गृह प्रभाव इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। अब देखेंगे निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? वही इंग्लिश में देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस? तो ए इथेन, बी ब्यूटेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी मीथेन। अब वही क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखेंगे। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आइबुप्रोफेन ए में, बी है एसिटामिनोफेन है, सी एस्पिरिन, और डी डाइक्लोफेनिक। तो पशुओं को यह इंग्लिश में अगर देखें, व्हिच पेन किलर गिवन टू द कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? वहीं इब्रुफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक। तो इसका आंसर क्या होगा? डाइक्लोफेनेक। अगर एस्पिरिन देखें तो सिर दर्द के लिए लिया जाता है, दर्द निवारक होता है। वही अब क्वेश्चन नंबर 43 देखें, निम्नलिखित देशों में कौन सा
2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था। 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक। तो इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2 इन 2015? ए चाइना, बी USA, सी इंडिया और डी फ्रांस। तो इसका आंसर चीन होगा। अब आज भी चीन सबसे ज्यादा भी सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करता है, लगभग 31%। तो वर्तमान में भी चीन आंसर होगा और 2018 के टाइम में भी आंसर चीन ही था। अब यहाँ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 44 नंबर, निम्न में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश। अब देखो यहाँ सेंटेंस हिंदी में अलग दिया हुआ है। अगर आप देखो कि आपदा युक्त देश था, भारत आपदा युक्त यहाँ दिया है, मतलब आपदा वाला देश है। अब वही अगर इंग्लिश में देखें, इंडिया इज द डिजास्टर फ्री कंट्री, मतलब इंडिया में डिजास्टर आपदा नहीं है, फ्री कंट्री। तो अब आयोग का मानना ये होता है कि हम इंग्लिश वर्जन को मानेंगे। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इंग्लिश वर्जन से करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ देखिए, अगर हिंदी से हम लोग पढ़ें तो ये बात भी सही होगी, ये भी सही होगी, और हिंदी में देखें तो ये भी बात सही होगी कि भारत आपदा युक्त देश है, और ये बात भी, तो सभी ऑप्शन सही होंगे। लेकिन इंग्लिश में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 गलत है। तो अगर देखें 3 किसमें है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखें, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम था? अच्छा चलो इंग्लिश का भी टिक कर दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, प्राध्वनिक तरंग। वही देखें, कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन, सुपरसोनिक वेव। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग ही होता है अधिकतम। लेकिन अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल वेग हम लोग बढ़ाया जाता है, आर्टिफिशियल के द्वारा वेग बढ़ाया जाता है, लेकिन वो वेग आर्टिफिशियल होता है, रियल वेग नहीं होता है। नहीं तो कॉस्मिक रेज का वेग लगभग प्रकाश के बराबर और इलेक्ट्रॉन का वेग भी प्रकाश के बराबर लगभग कर सकते हैं आर्टिफिशियल रूप में। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश के वेग का इतना होता है कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करेगा। और अगर वही देखा जाए तो सूर्य की रोशनी अर्थ पर कितने मिनट में पड़ती है, तो वहां से भी यही निकाला जा सकता है कि अर्थ यहाँ से लगभग में 15 करोड़ की दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। फिर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड पड़ता है कि सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी पर पड़ता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड। अब वही देख, अच्छा अलग एक इलेक्ट्रॉन का अगर भार देखें तो वहाँ 1.6 × 10⁻⁹ होता है कूलाम में, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁹। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 देखें, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, उपरोक्त में से कोई ना वही। इंग्लिश में देखें, एन एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन और नन ऑफ द एबव। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ये हमारा आंसर बी सही होगा। अब यहां देखेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, सी जल में और डी इस्पात में। वही द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन वैक्यूम, एयर, वाटर, स्टील।
निर्वात में होता ही नहीं है, क्योंकि कोई कण ही नहीं होता है जो वेग को ट्रांसफर करे, ध्वनि के वेग को। बगैर कण के, पार्टिकल के ध्वनि का वेग ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये तो ऐसे वेग। अब इसमें पूछा है सबसे अधिक किसमें होता है, तो सबसे अधिक इस्पात में होता है, और निर्वात में क्या होता है, शून्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 48 देखें, तो धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। वही इंग्लिश अगर देखें, अ पावरफुल आई डिटरेंट इन द स्मोक इज ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा डी, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम में स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी, तो उनकी बुक के बारे में पूछा गया था। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर ए है स्टीफन हॉकिंग द्वारा, जेवी नार्लिंकर द्वारा, सीवी रमन द्वारा, एस बोस। अच्छा, सभी के सभी साइंटिस्ट के नाम ही दिए हैं, तो इसका आंसर ये स्टीफन हॉकिंस होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 50। क्वेश्चन जो 50 है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ऑरेंज, एप्पल, कैरेट, आंवला। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर आंवला होगा। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन पूरे हुए।